नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवतेज टीवी का पॉडकास्ट बुलेटिन। आज तारीख है 12 मई, दिन है शुक्रवार। अब आइए आपको सुनाते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय संघ के दूसरे हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय मंच यानी इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में हिस्सा लेंगे। इसकी मेजबानी 13 मई को स्वीडन द्वारा की जानी है। इसकी सह अध्यक्षता यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल और स्वीडन के विदेश मामलों के मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम द्वारा की जाएगी। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूरोपीय संघ के करीब 60 विदेश मंत्रियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संगठनों और अन्य भागीदारों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया जाएगा। चीन और ताइवान के फोरम का हिस्सा बनने की उम्मीद तक नहीं है। ईयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम करीब 60 प्रतिभागियों की उच्च स्तर की भागीदारी से खुश हैं और इस बात को जोर देकर बताना चाहते हैं कि G20 के अध्यक्ष जयशंकर भारत की ओर से मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि जापान से विदेश मंत्री और G7 के अध्यक्ष हयाशी भी होंगे। मंत्री स्तरीय सम्मेलन में चीन के हिस्सा न लेने को लेकर ईयू के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन ने हिंद प्रशांत अवधारणाओं के ढांचे में किसी भी भागीदार के साथ कभी भी काम नहीं किया है, वो इसकी आलोचना करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बहुचर्चित फिल्म द केरल स्टोरी देखी। लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। फिल्म के दौरान मुख्यमंत्री पूरे समय मौजूद रहे। यहाँ मुख्यमंत्री व मंत्रीगणों के साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं, स्कूली छात्र छात्राओं और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर फिल्म से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। केरल स्टोरी देखने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक फिल्म नहीं बल्कि सत्य कथाओं पर आधारित आतंकवाद की वास्तविकता है, जिसमें अदा शर्मा ने अपने कुशल अभिनय के माध्यम से हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे षड्यंत्र को बखूबी उजागर किया है। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया। साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा। कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करना है। साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, ये वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदल दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 123.38 अंक चढ़कर 62,027.90 अंकों के लेवल पर, जबकि निफ्टी 17.80 अंकों की बढ़त के साथ 18,300 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे टूटकर 82.16 पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान आइशर मोटर्स और ग्लेनमार्क के शेयरों में 6% की बढ़त दर्ज की गई। बीते कारोबारी हफ्ते के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% तक उछले। इस दौरान बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती दिखी। हफ्ते भर में इंडसइंड बैंक के शेयर करीब 13% तक चढ़े। दूसरी ओर खराब नतीजों के चलते डॉक्टर रेड्डीज के शेयर 10% तक फिसल गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनकी लिखित शिकायत पर अब मुंबई पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस केस में एफआईआर दर्ज किया जाना बाकी है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। जेनिफर ने अपनी शिकायत में असित के अलावा शो के कुछ अन्य क्रू मेंबर्स पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जेनिफर मिस्त्री ने असित पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव करते आए हैं। तो वहीं जेनिफर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब प्रोड्यूसर असित मोदी ने भी अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि सेट पर जेनिफर के पास बेसिक अनुशासन की कमी थी और वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। उन्होंने सेट को भी नुकसान पहुंचाया। इसी अनुशासनहीनता की वजह से उन्हें शो से बाहर किया गया और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। इस घटना के दौरान असित यूएस में थे। वो अब बेबुनियाद आरोप लगाकर हमें और शो को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
पाकिस्तान में एशिया कप 2023 का आयोजन कराने पर बुरी तरह से अड़ा पीसीबी एक बार फिर एक नए प्रस्ताव के साथ सामने आया है। भारत के बाद बांग्लादेश और श्रीलंका भी पाकिस्तान में एशिया कप कराने के विरोध में आ गए हैं। तो वही पीसीबी की तरफ से भी ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में आयोजन नहीं हुआ तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुधवार को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीसीबी की तरफ से 2 भागों में एशिया कप का आयोजन कराने की मांग की गई। पहले चरण के दौरान भारत को छोड़कर अन्य सभी टीमें पाकिस्तान में जाकर मैच खेलेंगी। दूसरे चरण के दौरान भारत सहित अन्य सभी टीमें यूएई में एशिया कप के मैच खेलेंगी। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर ये प्रस्ताव ठुकराया गया तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनेगा।